नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं रे ऑप्टिक्स के इस अगले अध्याय में। In the recent classes, we studied refraction and some applications through it. In this class as well, we are going to talk about some important application of refraction. Apparent depth, normal shift और lateral shift कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि एक फिश को अगर कोई बर्ड ऊपर देख रही हो तो उसको कितना नीचे दिखाई देगा। Apart from this, we have covered so many different units on this channel. You can check it out, modern physics as well. If you are new to the channel, make sure you subscribe to it. Let's start. जो भी करना है, जैसे करना है, अभी करना है। इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा चीज़ों को रिवाइज करने का। ये बात दिमाग में रखनी है अच्छे से और उसी हिसाब से फोकस करना है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखा था और इस चैप्टर के अंदर हम आगे अभी और थोड़ी बहुत बातें रिफ्रैक्शन के बारे में जान रहे होंगे। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन था जिस रिलेशन को यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करी जा सकती है और इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ रहे होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे होता क्या है, एपरेंट डेप्थ या नॉर्मल शिफ्ट क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और इस लिक्विड की जो एक्चुअल डेप्थ है, मतलब जितनी हाइट तक इसको फिल किया गया है, इस डिस्टेंस को हम एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं। दिस इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ द लिक्विड। हमने एज्यूम करा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिक्विड के एकदम बॉटम पे, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रखा हुआ है, इस कंटेनर के सरफेस के ऊपर। इसको मैंने ओ ऑब्जेक्ट बोल दिया। अब होगा क्या, जो बाहर से इसको देख रहा होगा उसको कैसा दिख रहा होगा, ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। बाहर से जो भी देख रहा होगा, पहली बात हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बेसिक्स पता होने चाहिए या लाइट के ट्रैवल करने के बेसिक्स पता होने चाहिए। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट अपने से कोई इलेक्ट्रिक कैन से लाइट पास होने दे। बेसिकली जब लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से जो हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमें इमेज मिलेगी। तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जब निकलेंगी तो ज़रा समझो इस चीज़ को। ऑब्जेक्ट कैसे मीडियम में है, लिक्विड में है, तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। अब जब लाइट रेज से निकलेंगी तो ये लाइट रे कैसे निकलेंगी। अब यहाँ पे कभी भी जब रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे होते हैं या किसी भी लेंस या मिरर के थ्रू जब हम रे डायग्राम्स बना रहे होते हैं, तो हम एक कंडीशन वहाँ पे देखते थे कि जब भी हमारे पास कोई भी लेंस होगा और मैं इस ऑब्जेक्ट से इसकी कोई इमेज बनाने की कोशिश करूंगा, तो कंडीशन क्या होती थी वहाँ पे कि तुम इससे दो रेज निकालोगे। एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, दूसरी रे जो कि पैरेलल टू या फिर यू कैन से जो कि पोल से पास होती हुई जा रही हो। तो दो रेज हम निकालते थे और इन दोनों रेज को रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे मीट होता हुआ नजर आता था, हम बोलते थे कि यहाँ पे इमेज बन रही होगी। तो यहाँ पे भी कुछ सेम ऐसा ही कंसेप्ट है। हम ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाल रहे होंगे और ये जो दोनों रेज होंगी ये कैसे जाएंगी। एक रे तो चली जाएगी हमारा जो मीडियम है उस मीडियम के परपेंडिकुलर, तो लाइट रे बिना किसी डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी, पास हो जाएगी ऐसे। तो दूसरी रे कैसे निकालेंगे, दूसरी रे निकालेंगे किसी एंगल पर। दूसरी रे कुछ ऐसे एंगल पर गई और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। इस रिफ्रैक्शन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा उसमें लाइट रे सिंपल सा ऐसे जाएगी, नॉर्मल बनाएगी एक, और रिफ्रैक्शन हमें पता है नॉर्मल के, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, तो ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी। ये बात हमें पता है। तो जब लाइट रे ऐसे बेंड कर जाएगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की, इसकी इमेज बनेगी रियल इमेज। हम इस लाइट रे को बेंड कराएंगे, वापस पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, तो इस पॉइंट पे हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने को मिल रही होगी और ये जो डेप्थ होगी इस डेप्थ को हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। तो कंसेप्ट समझ आना जरूरी है। कंसेप्ट समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली तुम खुद से कोई भी सवाल कर पाओगे। और ये जो एंगल होगा जिस एंगल पर ये लाइट रे बाहर गई, इसको बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और बाहर हम अज्यूम कर रहे हैं एयर है, वैक्यूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होगा। तो हमको ये जो एपरेंट डेप्थ है इसको निकालना होता है। इसको कैसे निकालते हैं जरा इसको समझते हैं। छोटी सी डेरिवेशन है, स्नेल्स लॉ का यूज़ करके ही हम इस चीज़ को बताते हैं और समझते हैं।
तो पहला केस भी हमारा यही था जब ऑब्जेक्ट हमने डेंसर मीडियम में रखा हो और ऑब्जर्वर हमारा रेयरर मीडियम में हो। तो जो भी कंसीडरेशन वाला पार्ट है वो तो हमें लिखना ही होता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो हम सिंपल से यहाँ पे मेंशन करेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इनसाइड डेंसर मीडियम एट सम एक्चुअल डेप्थ। तो किसी एक्चुअल डेप्थ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को इनसाइड दी यू कैन से कंटेनर रखा हुआ है। हमको निकालना है एपरेंट डेप्थ। कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी मेरा आई ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर ये वाला एंगल मेरा आर है तो जब मैंने स्लाइडर को पीछे एक्सटेंड करा तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, आर ही होगा। अच्छा, गलत लिख दिया मैंने। ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये आर माइनस आई होगा। ये वाला आर माइनस आई होगा। ठीक है, तो इमेज जहाँ पे बन रही है उसको हमने देख लिया। तो इसकी जरा नेमिंग कर देते हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वी नीड नेम। इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, इस रे ऑफ लाइट को सी बोल दिया जो यहाँ गई है, और जो ये इसके पास जा रही है इसको डी बोल दिया। और ये पॉइंट तो हमारा ओ है ही। तो सिंपल सा स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो एक बार और हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सो एट द सरफेस अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है बताओ जरा, इक्वेशन बताओ स्नेल्स लॉ की क्या आती है। क्या इक्वेशन बनेगी, सोच समझ के बताना। इतना टाइम लोगे प्रियांशी सोच के बताने में? सर समझ नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं बताइए। तो ए ये बी सर पॉइंट पर उसका जब फॉर्मूला रिफ्रैक्शन, ही पता है बस, अभी कैसे अप्लाई करना है वो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे अप्लाई करके बताना। क्या होगा स्नेल्स लॉ? म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक के समझाया मैंने। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाय साइन आर का जो रेशो है वो बराबर होता है जिस मीडियम में लाइट रे गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम से गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल्स लॉ होता है और मैंने बोला यही याद रखना है और कुछ ये याद नहीं तो रखना। होता है, ये तो हाँ, बोला तुमने था। म्यू वन बाय म्यू टू बोला था, अलग था वो। जिस चीज में बच्चे गलती करते हैं वही गलती कर रहे थे तुम भी। जिस में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय जिससे गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर बराबर होगा, लाइट रे कौन से मीडियम में जा रही है, एयर में जा रही है, तो वन कहाँ से जा रही है, म्यू से जा रही है, अपॉन म्यू। ऐसे याद रखना इस चीज को। अब साइन आई और साइन आर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइन आई का मतलब क्या है कि मुझे निकालना है साइन ऑफ एंगल ए ओ आई। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से इसको समझना और देखना। तो साइन ऑफ एंगल आई का मतलब क्या है, एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर का मतलब क्या है, एंगल ए आई बी। मतलब ये कि अगर आर है तो ये भी हमारा आर होगा, तो यहाँ से मैं साइन आई लिख सकता हूँ एंगल ए आई बी, और ये किसके बराबर होगा, वन अपॉन म्यू के बराबर होगा। अब साइन लिखना है मुझे, सोचो जरा ध्यान से, साइन लिखना है। ये मेरा एंगल आई था, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे मैं ए बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, बी ओ, ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ एंगल ए ओ बी की जगह।
साइन ऑफ एंगल ए ओ आई की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस ट्रायंगल में देखो ए आई बी में, ये ट्रायंगल, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन आर किसके बराबर होगा? साइन आर बराबर होगा ए बी बाय हाइपोटन्यूज बी आई इज इक्वल्स टू 1/μ। तो ये रिलेशन आता है हमारे पास, इसी को सॉल्व करना है हमें फर्दर। ध्यान से देखो जरा, बहुत सिंपल है। तो इस इक्वेशन को मैं अगर फर्दर यहीं पे अगर लिखता हूँ तो कैन आई राइट 1/μ बराबर होगा बी आई बाय बी ओ के। बोलिए जरा। हम्म। तो अगर मैंने साइन स्नेल्स लॉ लगा के इक्वेशन बनाई 1/μ इज इक्वल्स टू बी आई अपॉन बी ओ, तो बी आई क्या है? इमेज का रिफ्रैक्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि ये पूरा का पूरा फिनोमिना जो होता है ये उन एंगल्स के लिए होता है जो कि बहुत स्मॉल हो। सो ऑल दीज फिनोमिनास वर ऑब्जर्व्ड फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो बहुत छोटे एंगल्स के लिए होगा तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ओ बी या फिर बी ओ या बी आई अप्रोक्सीमेटली बराबर है ए ओ और ए आई। ये कंक्लूजन निकलता है यहाँ से। देयरफॉर वी कैन से बी ओ मस्ट बी इक्वल्स टू ए ओ एंड वी कैन राइट बी आई मस्ट बी इक्वल्स टू ए आई फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली। पर जो स्मॉल एंगल्स होते हैं ये लेस देन 5 डिग्रीज मान लो या लेस देन 10 डिग्रीज, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत आएगी, मतलब हम नहीं लिख सकते। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/μ इज इक्वल्स टू, ऊपर था बी आई तो बी आई की जगह आ जाएगा ए आई और नीचे आ जाएगा ए ओ। अब ए आई और ए ओ एग्जैक्टली क्या है? ए आई जो है हमारा एपरेंट डेप्थ है और ए ओ हमारा एक्चुअल डेप्थ है। तो इसको लिख देंगे बस वहाँ पे, एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ। तो वी कैन राइट हेयर इट इज इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ। देखो ए आई आ रहा है मतलब इमेज वाली बात हो रही है, तो ऊपर आएगा एपरेंट डेप्थ, नीचे आएगा रियल डेप्थ। तो हमें एपरेंट डेप्थ निकालनी होती है। जो एपरेंट डेप्थ है यहाँ पे वो बराबर आती है रियल डेप्थ अपॉन म्यू के। ये रिलेशन होता है जो हमें याद करना होता है। यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर हमें निकालना हो तो हम बोलेंगे रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है। तो ये भी एक रिलेशन है, डायरेक्टली सवालों में न्यूमेरिकल्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझना है हमें। इसी के बाद यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट कुछ खास नहीं है। शिफ्ट का मतलब क्या है कि कितना उसकी जगह से वो डिस्प्लेस हुआ, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूर बनी, उसी को हमने नॉर्मल शिफ्ट बोल दिया। तो नॉर्मल शिफ्ट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ये किसके बराबर होगा? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ के। तो एपरेंट डेप्थ निकालने का एक रीजन ये भी होता है ताकि हम रियल डेप्थ के टर्म्स में उसको लिख सके। तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो यहाँ से वी कैन राइट कि जो डी है वो बराबर आता है रियल डेप्थ म्यू माइनस 1/μ। तो अगर हमें रियल डेप्थ पता हो तो हम नॉर्मल शिफ्ट बता सकते हैं, प्रोवाइडेड म्यू पता है। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। याद रखना है, सवालों के अंदर डायरेक्टली का पूछ लिया जाता है कि रियल डेप्थ या रियल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा ऑब्जेक्ट का इमेज बनने में। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो बताने के लिए आ सकता है। तो एक सवाल करते हैं ज़रा इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड और समझेंगे। बेसिकली एक या दो तीन सवाल करेंगे। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई करो और जल्दी से सोच के बताओ। बहुत सिंपल सवाल है, अब ये भी जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर है। हमसे पूछा गया कितना पानी भरना चाहिए एक कंटेनर में जो कि 21 सेंटीमीटर हाइट का है, ताकि वो ऐसा लगे कि आधा भरा हुआ है जब ऊपर से देखा जाए तो।
तो हाउ मच वाटर वी शुड फिल, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल डेप्थ, इतनी हो कि हमें क्या दिखे कि वो आधा भरा हुआ है। और आधा कितना होगा 21 का, फिर 10.5। दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, बहुत सिंपल है। अभी जो पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करके करेंगे। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है एयर म्यू वाटर, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में 4/3 है। तो जल्दी से ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। देखो समझो जरा, इस फॉर्मूला में पुट करके कुछ नहीं होता, ऐसे याद करोगे तो फिर कर लिए क्वेश्चन तुमने पेपर के अंदर। कितना पानी भरा होना चाहिए एक कंटेनर में जिसकी एक्चुअल हाइट 21 सेंटीमीटर है बस। तो ये उस कंटेनर की लिमिट है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ तक पानी भर सकता हूँ, आई कैन फिल इट टिल हेयर। पानी को भरने की मैक्सिमम जो हाइट हो सकती है वो इतनी हो सकती है, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया, कितना पानी भरा होना चाहिए कि वो आधा दिखे, मतलब जो एपरेंट डेप्थ है उसकी वो हाफ आ जाए। किसके, इस रियल डेप्थ के, मतलब ये जो एक्चुअल उसकी हाइट है। तो 10.5 उसकी एपरेंट डेप्थ दी हुई है मुझे। हमें निकालना है पानी कितनी हाइट तक भरा हो, तो हमें रियल डेप्थ बतानी है। और हमें ए म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है जो कि 4/3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ डब्ल्यू। उल्टा लिख दिया मैंने, डब्ल्यू ऊपर आएगा, एयर नीचे आएगा। नहीं नहीं नहीं, ए ही ऊपर आएगा। तो ये हमें दिया हुआ है। तो अब सोचो जरा, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू के। तो रियल किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ। एपरेंट कितना है 10.5, म्यू कितना है 4/3 इंटू 10.5, तो ये आ जाएगा मेरा 3.5। 3.55 इंटू 4 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। So that should be the height up to which it should be filled, so that it appears to be filled till half of the container's maximum height. Is it clear? Yes, sir. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a rectangular tank of depth 8 meters is full of water. The bottom is seen at a depth. So we have given real depth here. We have to find apparent depth. Apparent depth is real upon mu, which is 4/3. So it should be 6 centimeters. Oh, sorry, 6 meters. That's how you should do this. लाइक बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आराम से सब समझ आ जाएगा। ध्यान से तसल्ली से सोचना है सवाल के बारे में। एपरेंट डेप्थ जो होता है वो रियल के म्यू टाइम्स हो जाता है, मतलब कम हो गया। ऑब्वियसली एपरेंट डेप्थ कम ही होगा, कम ही नजर आएगा, रियल ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाले से म्यू को डिवाइड कर दो तो कम वाला आ जाएगा, दैट्स इट। ऐसे याद रख सकते हो अगर याद नहीं हो रहा तो। केस 2, जब ऑब्जेक्ट बाहर रखा हो और ऑब्जर्वर उसके अंदर हो तो कैसा होगा। तो बेसिकली ये दोनों केसेस कंबाइन होके ना एक सिचुएशन को अराइज करते हैं, वो सिचुएशन हम डायरेक्टली समझेंगे। एक बार इसका रे डायग्राम देख लेते हैं बस, हमें कोई ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने वाला चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई एम अज्यूमिंग दैट माई ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर हेयर, और ये मेरा इंटरफेस है, मीडियम सेपरेटिंग। पानी के अंदर देर इज सम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे बैठा है, मतलब वी कैन नॉट ऑब्जर्व ऑब्जर्वर कि वो कहाँ बैठा है। व्हाट वी कैन डू इज कि हाँ भाई इस मीडियम में है, क्योंकि इमेज तो कहीं भी बन सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनने की कोशिश होगी, यहाँ पे एयर है और नीचे की तरफ वाटर अज्यूम कर लेते हैं। तो जो रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, कैसे डिस्कस किया था हमने कि एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, यानी कि इस केस के अंदर एक रे जो है मेरी वो सीधी आ जाएगी बिना किसी डेविएशन के, कुछ ऐसे। और जबकि दूसरे केस में क्या होगा, जो मेरी रे है वो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बनाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो रे है जो कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, ये कैसे जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे होंगे, हम बेसिकली ये देख रहे होंगे कि जो भी ऑब्जर्वर है
उस ऑब्जर्वर को जो इमेज बनती हुई नजर आ रही होगी वो कैसे नजर आ रही होगी, मतलब उसको रिफ्लेक्शन नजर आ रही होगी पीछे की तरफ पानी के अंदर। मतलब एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा उसका वो उसको जज कर ही नहीं पाएगा। और यही एक फिनोमिना है जो इस चीज को लीड करता है, या इस कहावत को लीड करता है कि पानी के अंदर जो भी प्रेजेंट है और बाहर जो भी बर्ड प्रेजेंट है, इन दोनों के ही केस में इल्यूजन ये दोनों फील करते हैं, महसूस करते हैं। जो एपरेंट डिस्टेंस होता है वो दोनों के केस में कुछ अलग होता है। तो अभी जो सवाल है, सवाल को जरा समझने की कोशिश करो। हमें टोटल डेप्थ दी हुई है बर्ड के केस में 36 सेंटीमीटर सरफेस से, और फिश के केस में दी हुई है 36 सेंटीमीटर। सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, रियल डिस्टेंस है ये। तो बर्ड को कितना दिख रहा होगा और उसको क्या नाम है, हमारी फिश को कितना दिख रहा होगा, ये हमें निकालना है एपरेंट डेप्थ। तो फिश के लिए तो बहुत सिंपल है। एपरेंट डेप्थ जो होगा वो बराबर होगा रियल यानी कि 36/μ 4/3 के, यानी कि 9, यानी कि 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा एपरेंट डेप्थ जो है। मतलब इसको दिख रहा होगा फिश को 18 सेंटीमीटर। वहीं पे इस बर्ड की अगर हम बात करें तो बर्ड के लिए क्या होगा, यही चीज, सेम चीज कर दो। जो एपरेंट डेप्थ होगा वो रियल डेप्थ अपॉन म्यू के बराबर होगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये चीज जो है वो बराबर आ जाएगी। अब म्यू क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे इंटरफेस में चेंज कितना आया, तो ये 3/4 हो जाएगा। वहाँ ये 4/3 था, ये 3/4 हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज 4/3। तो ये आ जाएगा मेरा, हाँ 4/3 कह रहा हूँ, 3/4, 3/4। तो ये आ जाएगा 12 × 3 यानी कि 48 सेंटीमीटर। जो अपरेंट डेप्थ होगा जो बर्ड के लिए होगा, क्योंकि बर्ड को ऐसे ही अपीयर होगा कि वो दूर है बहुत उसके एक्चुअल डिस्टेंस से। तो बर्ड कभी ट्राई करेगा कभी नहीं करेगा। और ये हमारी है फिश। फिश को दिखेगा हाँ भाई 18 सेंटीमीटर दूर है, बस बहुत पास में है, ज़्यादा पास नहीं जाना वरना बर्ड उड़ा के ले जाएगी। तो यहाँ पे ये एक इल्यूजन रहता है दोनों के लिए ही रिफ्रैक्शन की वजह से। सो apparent shift due to slab when object is seen normally through the slab। जब ऑब्जेक्ट उस स्लैब को नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली देख रहा होगा तो apparent shift कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जर्वर एक ग्लास स्लैब से पास हो रहे ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देख रहा है, उसको एकदम ऊपर से देख रहा है, तो ये एंगल आई और एंगल आर जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। और जो रे ऑफ लाइट है वो बिना किसी डेविएशन के मीडियम चेंज कर पाएगी, जा भी पाएगी और आ भी पाएगी। तो जो अपरेंट शिफ्ट होगा वो 0 आएगा यहाँ पे। इस बात को समझना है, याद रखना है। क्लियर है। Yes, sir. तो ये सवाल है तुम्हारे लिए होमवर्क में। आई विल शेयरिंग दिस PDF टुडे। तो ये क्वेश्चंस जो भी मैं बोलूँ होमवर्क में करने के लिए उनको ज़रा ट्राई करना, इसके बारे में भी सोचना ज़रा। और अगर नहीं समझ आए तो आई लेट यू नो द आंसर्स, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द आंसर डायरेक्टली। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जेई। तो अगर तुम्हें मन करे ट्राई करने का तो करना, और अगर तुम्हें लगे कि हाँ समझना है तो विल डू दैट क्वेश्चन एज वेल। अब टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम ध्यान से समझे तो ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन है ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक हमने पढ़ा है मिरर और दूसरा हमने पढ़ा है ग्लास स्लैब। तो दोनों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो इमेज जो बनेगी उसके डिस्टेंस पे कितना असर पड़ेगा, वो चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है और ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा, इमेज तो कहीं ना कहीं बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आर द रीजंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसको तुम ट्राई करना अपने एंड पे, और अगर तुम्हें लगे दैट वी नीड टू डिस्कस दिस तो हम करेंगे। ऑल दो एनसीईआरटी या नीट के उससे एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास जरूरी नहीं है, बिकॉज सीबीएसई ऐसे सवाल जनरली नहीं पूछता। तो ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं, इनको तुम देखना।
तो लेटरल शिफ्ट के बारे में हमने बात करी, क्या होता है लेटरल शिफ्ट। और यहाँ पे हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट करा। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आती थी, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला था। मैंने कहा भी था कि ऐसे डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आएगा भी तो कंसेप्चुअल सवाल आएगा, मैथमेटिकल तुमको इस तरीके से पूछेगा नहीं सीबीएसई के अंदर, तो वही चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी फॉर्मूला एक बार फिर से नज़र मार लो। जो लेटरल शिफ्ट होता है वो बराबर होता है टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई होल टू द पावर हाफ। कैसे निकालते हैं इसको, हमने प्रॉपर डेरिवेशन देखी हुई है। तो अगर तुम्हें नहीं याद या फिर तुम्हें मन करे देखने का तो जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने अपडेट कर दिया उसमें।